टेक्नोलॉजी एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। एक विज्ञान कथा लेखक हैं क्रिश्चियन लुईस लैंग, ये उन्हीं की कही बात है। और मुझे लगता है कि आज की हमारी चर्चा के लिए ये बात एकदम फिट बैठती है। नमस्कार, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता यानी प्राइवेसी के बीच के उस महीन धागे को टटोलता है। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख है जो सरकार के संचार साथी एप्लीकेशन पर केंद्रित है। हुआ यह है कि दूरसंचार विभाग मतलब डॉट ने स्मार्टफोन कंपनियों को एक निर्देश दिया है। निर्देश ये है कि भारत में बिकने वाले हर नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि भाई ये ऐप क्या है, ये निर्देश क्यों आया और इसने प्राइवेसी को लेकर इतने गंभीर सवाल क्यों खड़े कर दिए हैं। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नए सरकारी ऐप का मामला नहीं है। ये मुद्दा बहुत गहरा है। ये सीधे सीधे मतलब राज्य की साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी और एक व्यक्ति की निजता के अधिकार के बीच के संतुलन को छूता है। हम यहाँ दूरसंचार अधिनियम, डेटा संरक्षण कानून और सुप्रीम कोर्ट के उन बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। तो एक तरह से ये शासन और अधिकारों के बीच के टकराव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। ये निर्देश आखिर है क्या और इस पे इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग एक आदेश जारी करता है। आदेश में कहा गया कि भारत में जो भी नया स्मार्टफोन बिकेगा उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। प्री इंस्टॉल मतलब जैसे फोन में पहले से कैमरा या कैलेंडर ऐप होता है? बिल्कुल वैसे ही। और सिर्फ इतना ही नहीं, शुरुआती आदेश में तो ये भी था कि यूजर इसे डिलीट या डिसेबल भी नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा आपके फोन में रहेगा। अच्छा, मतलब आप उसे हटा नहीं सकते? जी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। जब इस पर चिंताएं बढ़ीं तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए। उन्होंने साफ किया कि ये ऐप वैकल्पिक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐप को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये भी कहा कि अगर कोई रजिस्टर नहीं करता तो ऐप बस फोन में पड़े रहेगा, कुछ करेगा नहीं। यहीं से असली कानूनी उलझन शुरू होती है। कैसे? देखिए, एक तरफ आपके पास एक लिखित आधिकारिक आदेश है जिसका कानूनी वजन है, और दूसरी तरफ एक मंत्री का मौखिक आश्वासन है। अच्छा। कानूनी तौर पर एक मौखिक बयान एक लिखित आदेश को रद्द नहीं करता, तो ये एक कानूनी ग्रे एरिया बन गया है। मतलब कंपनियों और हम जैसे यूजर्स दोनों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति है। बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लिखित आदेश माने या मौखिक आश्वासन पर भरोसा करें। और शायद इसीलिए मोबाइल इंडस्ट्री में भी थोड़ी हलचल है। लेख में लिखा है कि एप्पल और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां इस निर्देश का विरोध करने की तैयारी कर रही हैं। हाँ, और वो निजता और अपने सिस्टम की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का हवाला दे सकती हैं। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार किसी सरकारी ऐप को इस तरह अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने को कह रही है। वैसे 2020 में आरोग्य सेतु ऐप का मामला था, पर वो एक अलग स्थिति थी। हाँ, वो एक महामारी की आपात स्थिति थी। ये मामला उससे बिल्कुल अलग है। तो फिर ये ऐप करता क्या है? मतलब इसका घोषित उद्देश्य क्या है? सुनने में तो इसका उद्देश्य काफी अच्छा लगता है। ये यूजर्स को धोखाधड़ी वाले कॉल्स, फर्जी संदेशों और चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। अच्छा, तो सतह पर तो ये काफी उपयोगी लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि ये ऐप हमारे फोन में किन किन चीजों की इजाजत मतलब परमिशन मांगता है। और वो क्या है? एंड्रॉयड डिवाइस पर ये ऐप कई तरह की परमिशन मांगता है, जैसे कि फोन कॉल करने और मैनेज करने की इजाजत, एसएमएस भेजने की इजाजत, आपके सारे कॉल और एसएमएस लॉग्स को पढ़ने की इजाजत। 1 मिनट, कॉल लॉग्स और एसएमएस लॉग्स पढ़ने की इजाजत? जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, फोन की फोटोज और फाइलों तक पहुंच और कैमरा इस्तेमाल करने की इजाजत भी। ये तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो क्या? iOS डिवाइस पर मतलब आईफोन्स पर ये ऐप कॉल और एसएमएस को मैनेज करने की अनुमति नहीं मांगता। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्राइवेसी को लेके ज्यादा सख्त है। तो ये छोटी सी बात दिखाती है कि किसी की निजता में दखल का स्तर इस पर भी निर्भर कर सकता है कि वो कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहा है। ये बात तो है, लेकिन एंड्रॉयड पर कैमरा और कॉल लॉग्स की परमिशन, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक ऐप जो चोरी हुए फोन की रिपोर्ट के लिए है, उसे मेरे कॉल लॉग से क्या लेना देना? जैसे कि कौन सी जानकारी? जैसे फोन का सीरियल नंबर या ये जानना कि कोई कॉल चल रही है या नहीं और वो किस नंबर से जुड़ी है। एक सरकारी ऐप के लिए इस स्तर की पहुंच
बस यहीं से प्राइवेसी की पूरी बहस शुरू होती है। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐप के कोड में असल में ये सब करने की क्षमता है। हाँ, और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि ये काम करने के लिए ऐप को सिस्टम लेवल या रूट लेवल की पहुंच चाहिए होगी। सिस्टम लेवल, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। ये ऐसा है जैसे आपने किसी को अपने घर के एक कमरे की चाबी नहीं दी, बल्कि पूरे घर की मास्टर की दे दी हो। ओह, वो व्यक्ति आपके किसी भी कमरे में, मतलब आपके फोन के किसी भी दूसरे ऐप में झांक सकता है। ये फोन की उन बुनियादी सुरक्षा उपायों को कमजोर कर देता है जो एक ऐप को दूसरे ऐप के डेटा में ताक झांक करने से रोकते हैं। ये मास्टर की वाली बात तो वाकई डरावनी है। अगर किसी ऐप के पास हमारे फोन की मास्टर की है तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी तो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं कि इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती है। पॉलिसी में कुछ मानक बातें कही गई हैं, जैसे कि ये बिना बताए कोई व्यक्तिगत जानकारी अपने आप कैप्चर नहीं करता और डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ये भी लिखा है कि डेटा किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, सिवाय तब जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसकी मांग करें। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर इसमें कोई पेच है क्या? पेच ये है कि इसमें वो चीजें गायब हैं जो एक अच्छी प्राइवेसी पॉलिसी की पहचान होती हैं। जैसे कि अपने डेटा को ठीक करने या उसे हटाने का अनुरोध करने का कोई तरीका नहीं देता। कोई ऑप्ट आउट का विकल्प ही नहीं है। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये साफ नहीं है कि ये हमारे डेटा को कितने समय तक अपने पास रखेगा। 1 साल, 10 साल, हमेशा के लिए। ये पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी को दिखाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो अब आती है। एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर पर दूरसंचार विभाग ने खुद ये घोषणा की है कि यह एप्लीकेशन कोई भी उपयोगकर्ता डेटा एकत्र नहीं करता है। क्या? जी हाँ, ये तो सीधे सीधे गलत है। ऐप रजिस्ट्रेशन के समय फोन नंबर लेता है, फोटो अपलोड करने का विकल्प देता है, कॉल और एसएमएस लॉग्स तक की पहुंच मांगता है। तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि कोई डेटा इकट्ठा नहीं होता? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब डेवलपर की घोषणा और ऐप की असलियत में इतना बड़ा फर्क हो, तो ये भरोसे का एक बड़ा संकट पैदा करता है। खासकर जब ऐप खुद सरकार का हो। बिल्कुल। ये नियामक, निरीक्षण और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो ये भरोसे का संकट और डेटा तक इतनी गहरी पहुंच, इसका कानूनी मतलब क्या है? और यहाँ से मुझे लगता है ये विषय उन लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाता है जो सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे संविधान से जुड़ा मामला है। मुख्य मुद्दा तो निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही लग रहा है। हाँ, और जब भी निजता के अधिकार की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के 2017 के KS पुट्टास्वामी मामले का जिक्र जरूर होता है। जी, और उसी मामले में दी गई 3 स्तरीय कसौटी को यहाँ लागू करना होगा। ये एक तरह का टेस्ट है, ये देखने के लिए कि क्या सरकार का ये कदम सही है। हाँ, ये 3 स्तरीय परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। पहली कसौटी है कानूनी आधार, लीगैलिटी। यानी क्या इस कार्यवाही के पीछे संसद द्वारा पारित कोई मजबूत कानून है? और इस मामले में विशेषज्ञों का तर्क है कि नियमों के तहत जारी एक अधिसूचना जैसा कि यहाँ है, वो उस तरह का कानून नहीं है जिसकी मांग पुट्टास्वामी फैसला करता है। आधार मामले में भी यही कहा गया था कि अधिकारों में इतनी बड़ी कटौती के लिए एक बाकायदा अधिनियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहला टेस्ट ही कमजोर लग रहा है। दूसरा क्या है? दूसरी कसौटी है आवश्यकता, नेसेसिटी। मतलब क्या इसका कोई वैध सरकारी उद्देश्य है? तो हाँ, साइबर धोखाधड़ी को रोकना एक जायज और जरूरी मकसद है। इस पर कोई विवाद नहीं है। सही है। और तीसरी कसौटी? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है आनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब? इसका मतलब है कि क्या ये उस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे कम दखल देने वाला तरीका है? और यहाँ ये निर्देश शायद इस कसौटी पर खरा न उतरे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास IMEI नंबरों को सत्यापित करने के लिए पहले से ही कम दखल देने वाले तरीके मौजूद है। इसके लिए हर किसी के फोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है जो इतनी सारी परमिशन लेता हो। तो मतलब ये है कि संवैधानिक कसौटी पर ये निर्देश शायद टिक ना पाए। संभावना तो यही है। इसके अलावा भी क्या कोई बड़ी दूरगामी चिंताएं हैं? हाँ, 2 बहुत बड़ी चिंताएं हैं। पहली है सामूहिक निगरानी यानी मैस सर्वेलेंस का खतरा। अच्छा। एक अनिवार्य प्री इंस्टॉल्ड ऐप जिसके पास फोन की मास्टर की, मतलब सिस्टम लेवल की पहुंच हो, वो हर फोन पर राज्य के लिए निगरानी का एक स्थायी दरवाजा बन सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, ये हर भारतीय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
बैठा एक ऐसा जासूस बन जाता है जिसे हटाने का विकल्प भी नहीं है। और दूसरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे फंक्शन क्रीप कहते हैं। फंक्शन क्रीप, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल बाद में किसी दूसरे असंबंधित उद्देश्य के लिए किया जाने लगता है। मतलब आज जो ऐप चोरी हुए फोन ढूंढने के लिए बना है, कल को उसी डेटा का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए हो सकता है कि कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है या किसकी गतिविधियों पर नजर रखनी है। बिल्कुल। भले ही आज आपका उद्देश्य नेक हो, लेकिन ये भविष्य में निगरानी के लिए एक ढांचा तैयार कर देता है। जब आपके पास किसी के लोकेशन, कैमरा और कॉल लॉग्स तक पहुंच हो तो उसके गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो कुल मिलाकर संचार साथी का ये निर्देश एक क्लासिक दुविधा पेश करता है। एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित करने का राज्य का लक्ष्य है, और दूसरी तरफ व्यक्ति का निजता का मौलिक अधिकार और अपने निजी उपकरणों पर नियंत्रण रखने का हक। हाँ, और अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, सहमति को लेकर कानूनी सवाल, क्योंकि प्री इंस्टॉल्ड ऐप में सच्ची सहमति नहीं होती। दूसरी, पुट्टास्वामी फैसले की कसौटी पर आधारित एक मजबूत संवैधानिक चुनौती। तीसरी, डेटा एक्सेस और एक खोखली प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी गहरी तकनीकी चिंताएं। और चौथी और शायद सबसे अहम, फंक्शन क्रीप और सामूहिक निगरानी का दूरगामी खतरा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ऐप के बारे में नहीं है, ये भारत में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक मिसाल कायम करने के बारे में है। हमारे उन श्रोताओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये डिजिटल अधिकार, शासन और संवैधानिक कानून पर एक आदर्श केस स्टडी है। इसमें तकनीक, कानून और नीति तीनों के पहलू शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत जानकारी भरी रही होगी। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस डिजिटल होती दुनिया में एक सुरक्षात्मक राज्य और एक निगरानी वाले राज्य के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या सुविधा और सुरक्षा की कीमत हमारे सबसे निजी उपकरणों में एक स्थायी राज्य नियंत्रित प्रवेश द्वार हो सकती है?